ठीक है देखिए, तो हम लोग देख रहे हैं पीसी 16 और 21 में सीपीडब्ल्यू कोड चैप्टर 2 और इसका ये वीडियो 3 है, थर्ड वीडियो है, ठीक है। और इसमें से हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफिस। तो डायरेक्शन ऑफिस के बारे में हम लोग ये जान रहे थे कि डिवीजन लेवल पे जो होता है वो हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे सीपीडब्ल्यूए कोड में। और यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है, जो कि डिविजनल ऑफिसर भी कहलाता है और डीडीओ भी कहलाता है, जिसको कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी कहते हैं। इसके ऊपर में डिवीजन के ऊपर में सर्कल ऑफिस कहलाता है, ठीक है। सर्कल ऑफिस का जो हेड होता है वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, शॉर्टकट में ऐसी कहलाता है, और इसको आप डायरेक्शन ऑफिस भी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफिसर कब कब ये हो सकता है। केस क्या है? पहला केस है कि अगर ऐसी है और उसके नीचे में 1 2 3 4 डिवीजन हो, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, अगर 4-5 डिवीजन हो तो ये डायरेक्शन ऑफिसर होगा। अगर 4-5 डिवीजन ना हो तो ये डायरेक्शन ऑफिसर नहीं होगा। ये क्लियर? आप लोग समझ पा रहे हैं ये बात आप लोग? यस सर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मसला क्या है कि एक और केस है जबकि ऐसी के पास ही डीडीओ का पावर हो, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, यानी कि ये खुद ही रिसीट एंड डिस्बर्समेंट में इन्वॉल्व हो। अगर कोई ऐसी इटसेल्फ रिसीट एंड डिस्बर्समेंट में इन्वॉल्व होगा, इन दैट केस आल्सो इट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज अ डायरेक्शन ऑफिसर। समझ में आया आप लोग को? यस सर। है ना? सेकंड केस हो गया, रिसीट एंड डिसबर्समेंट में अगर कोई इन्वॉल्व है तो ये भी डायरेक्शन ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है ना? नॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक थर्ड केस है जो कि यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में थर्ड क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी ऐसी होता है स्टेट गवर्नमेंट में जिसको कि ओएसडी के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मिलती है। रिक्रूटमेंट का मतलब पोस्टिंग मिलती है, सॉरी। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैंने खुद ऐसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से कितनी बार मुलाकात की है। ऐसे ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी के नीचे में 4-5 डिवीजन नहीं होते हैं। ऐसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी के पोस्ट पे पोस्टेड होते हैं, दैट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज अ डायरेक्शन ऑफिसर। समझ में आई बात आप लोगों को? हेलो? यस सर। नॉट डायरेक्शन ऑफिसर। ये 3 केस है डायरेक्शन ऑफिसर के लिए। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लोग इतनी आसानी से इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि डायरेक्शन ऑफिसर माने क्या। भाई अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो आपके नीचे 3-4 एक्टर होने चाहिए, साधारण सी बात है कि अगर एक ऐसी है जो डायरेक्शन ऑफिसर होगा तो नीचे 3-4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने चाहिए। ऐसा कोई भी ऐसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जिसके नीचे 3-4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं हो, वो डायरेक्शन ऑफिसर नहीं कहलाएगा, राइट? चलिए, यस सर। जैसे कि आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस के बारे में पढ़ा, वैसे ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिसीट के बारे में भी आप लोग समझेंगे। डायरेक्ट रिसीट और इनडायरेक्ट रिसीट क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि ऑफिस हमारा रिसीट भी करता है, डिसबर्समेंट भी करता है कि नहीं करता है ना? रिसीट भी करता है और डिसबर्समेंट भी करता है, राइट? करता है ना? जी सर। ऐसी स्थिति में आपको ये पता होगा कि हम लोगों के ऑफिस में कुछ जो रिसीट होता है वो डायरेक्ट काम के अगेंस्ट में होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जो ईएमडी लेते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं कि नहीं ईएमडी हम लोग? अरे भाई, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? हेलो हेलो? जी सर। हाँ, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में सुना, ईएमडी के बारे में? हाँ सर, अर्नेस्ट मनी ये ईएमडी जो होता है ना 1% होता है ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है? एस्टिमेटेड वैल्यू का 1% होता है किसी भी टेंडर में। और टेंडर में जब आप ईएमडी लेते हैं, ये एक तरह का रिसीट है।
उसी तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट SD 2.5%, ये सब रिसीट है, तो सीधे सीधे काम से बिलोंग करता है। लेबर सेस, ठीक है, ये लेबर सेस जो है 1% होता है, ये भी आपका सीधे काम से बिलोंग करता है। कुल मिलाकर के ऐसा डिवीजन का रिसीट जो सीधे वर्क से रिलेटेड हो उसको डायरेक्ट रिसीट कहते हैं, राइट। और ऐसा रिसीट जो कि उस डिवीजन से रिलेटेड ना हो, हम किसी और डिवीजन के बिहाफ में वो ले रहे हैं और बाद में हमको सेटलमेंट करके उसको देना पड़ेगा, उसको हम लोग इनडायरेक्ट रिसीट कहते हैं। दूसरा, अगर ऐसा रिसीट जो कि है तो हमारे डिवीजन का ही, लेकिन हम लोगों को उस काम में यूज नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने सैलरी किसी को मिली हो, राइट, और सैलरी मिलने के बाद में उसको किसी तरह से हमने रिकवरी कर ली हो, या कोई और मामला हो, किसी का पेनल्टी लग गई हो, इस तरह का जो भी कुछ होता है उसको इनडायरेक्ट रिसीट कहते हैं। इनडायरेक्ट रिसीट के बारे में लिखा हुआ, दोज रिसीट which pertain or as incidental to scheme of work but cannot be taken directly into such detailed account as it has an incorporated in the regular account of the receipt of the department। मतलब कि सीधे सीधे काम से नॉट रिलेटेड हो, ऐसे रिसीट को हम लोग इनडायरेक्ट रिसीट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसको बात आराम से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। डिवीजन और डिविजनल ऑफिसर में कुछ नहीं है। डिविजनल ऑफिसर के बारे में साधारण सी बात यह है कि जैसे आपने डायरेक्शन ऑफिसर के बारे में देखा कि कोई ऐसी, अब देखिए आपको बता देते हैं, डायरेक्शन ऑफिस के बारे में आपने देखा कि अगर कोई ऐसी, ठीक है, अगर डीडीओ का प्रभार में होगा, यानी कि रिसीट एंड डिस्बर्समेंट में होगा, तो वो नॉट डायरेक्शन ऑफिसर के तौर पे गिना जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफिसर नहीं होगा। ठीक है, नॉट। उसी तरीके से डिवीजन ऑफिसर के बारे में हम बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो सारा डिविजनल ऑफिसर होता ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं जिनको कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का पावर मिला होता है, टेम्पोररी मिले परमानेंट मिले डजंट मैटर। अगर कोई असिस्टेंट इंजीनियर ड्रॉ कर सकता है और डिस्बर्स कर सकता है, इन दैट केस फॉर द पर्पस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी ही आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज अ डिविजनल ऑफिसर। यानी कि डिविजनल ऑफिसर से हमारा लेना देना नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कि असिस्टेंट इंजीनियर है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। ऐसा कोई भी आदमी जो कि रिसीट एंड डिस्बर्समेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, उसको डेलीगेट किया गया हो पावर, वो आदमी डिविजनल ऑफिसर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। कोई डाउट है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो किसी दूसरे डिविजनल ऑफिसर का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर क्या है? ऑफिसर involved in receipt and disbursement ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, नॉट वर्किंग अंडर एनी अदर डीडीओ। समझे? ऐसा संभव है कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दूसरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में काम करना पड़े, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसा कर रहा है तो वो इस पर्पस के लिए डिविजनल ऑफिसर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट इफ दे स्पेंड पब्लिक वर्क्स फंड एंड आर रिक्वायर्ड टू रेंडर देयर अकाउंट डायरेक्ट टू द पाओ आज आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म डिविजनल ऑफिसर। बहुत पॉसिबिलिटी है थर्ड केस में कि डीडीओ दूसरे ऑफिस का, डीडीओ ऑफ अदर ऑफिस, ठीक है, अगर डीडीओ दूसरे ऑफिस का है और पीडब्ल्यूडी का पैसा खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिंग मनी ऑफ पीडब्ल्यूडी, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, इस केस में भी उसको अपना अकाउंट तो पाओ को रेंडर करना ही पड़ेगा, ही विल बी कंसीडर्ड एज डीडीओ, राइट। आगे आते हैं फाइनल पेमेंट और रनिंग अकाउंट पेमेंट, इंटरमीडिएट पेमेंट, ऑन अकाउंट पेमेंट। ये चार जो है एक ही तरह का है। हम चारों को लिख लेते हैं और आप चारों को यहां से मिला लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। पहला मिलेगा आपको 30 इंटरमीडिएट पेमेंट। ठीक है, 30 क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट पेमेंट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम सब एक साथ बताने वाले हैं। दूसरा जो है वो है ऑन अकाउंट पेमेंट 40, यह है 40
ऑन अकाउंट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद है 50 रनिंग अकाउंट, मतलब नहीं है, 10-10 के डिफरेंस पे है रनिंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद 25 फाइनल पेमेंट, अब आप कहेंगे कि हम इसी क्रम में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ जो आपका चैप्टर में दिया वो अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, पर हम जो लिख रहे हैं आपको जिस सीरीज में काम करना होगा उस सीरीज में, ठीक है। इसके अलावा जो और 3-4 चीजें हैं वो है 52 सिक्योर्ड एडवांस, इससे रिलेटेड है 52 सिक्योर्ड एडवांस, क्लियर। और अगर कुछ मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 30 से, इंटरमीडिएट पेमेंट क्या है। अब आप देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्म 26 है, 24-26 टीपीडब्ल्यूए, तो सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि फॉर्म 24 क्या है और 26 क्या है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल। 24 है फर्स्ट एंड फाइनल बिल, बिल्कुल। और 26 क्या है? रनिंग अकाउंट। रनिंग अकाउंट। 26 रनिंग अकाउंट बिल है सर। ठीक है, अपना अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, ठीक है। आते हैं, देखिए, तो हम लोग पहले देखेंगे 24 को, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका हम एक मुश्त पेमेंट कर देते हैं और वो काम खत्म हो जाता है। जैसे कि किसी चीज का इंस्टॉलेशन, लाइक हम लिफ्ट इंस्टॉल करवा रहे हैं, ठीक है, हमको उसको बीच बीच में पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लिफ्ट इंस्टॉल करेगा, हम पूरा पेमेंट एक साथ करेंगे। मान लीजिए आप मकान बनाते हैं, मकान में आपने प्लम्बिंग का काम करवाया है, ठीक है, पूरे घर में पाइप सेट कर दो, नल फिट कर दो, टंकी ऊपर में बिठाओ और नल चालू करके हमको दिखाओ, जब नल चालू होगा तब हम फुल पेमेंट करेंगे। ऐसा तमाम तरह का पेमेंट होता है, वो फर्स्ट एंड फाइनल बिल और फॉर्म 24 में होता है। यहाँ पे आपको फाइनल पेमेंट जो दिख रहा है, इसमें दोनों तरह का बात आता है, एक फर्स्ट एंड फाइनल बिल फॉर्म 24, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे केस में। सेकंड केस ये है कि काम लंबा चल रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल बिल से पेमेंट नहीं होना है, उसको हमको बीच बीच में पेमेंट करते रहना है। तो नियमतः हर एक महीने में कम से कम एक बार, इसका ये मतलब नहीं कि एक महीने में एक से ज्यादा बार आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम महीने में एक बार आपको पेमेंट करना होता है। अब मैंने ऐसा भी काम देखा है जिसमें मैंने 29th रनिंग अकाउंट बिल पेमेंट किया है। तो रनिंग अकाउंट बिल जो होता है यही है फॉर्म 26, ठीक है, और इसी को कहा जाता है ऑन अकाउंट पेमेंट। तो जब आप ऑन अकाउंट पेमेंट देखेंगे तो रनिंग अकाउंट में और ऑन अकाउंट में कोई अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए रनिंग अकाउंट बिल फॉर्म 26 है, इसमें से आप कहिएगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये रनिंग अकाउंट का फाइनलाइजेशन होगा, उसको फाइनल पेमेंट कहेंगे, बिल्कुल सही है। क्या फाइनल पेमेंट के लिए अलग से कोई फॉर्म है? जवाब है नहीं। रनिंग अकाउंट बिल जो कि हर एक महीने कम से कम एक बार आपको पेमेंट करना है, उसका अगर 30th रनिंग अकाउंट बिल फाइनल बिल है तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि इसे फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल को लिखते हैं फर्स्ट आरए बिल, सेकंड आरए बिल, थर्ड आरए बिल, 29th आरए बिल, और 30th बिल को लिखेंगे 30th आरए एंड फाइनल बिल, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिएगा कि रनिंग अकाउंट को आरए बिल लिखते हैं, ठीक है ना, आरए बिल, तो उसमें नंबर दिया रहता है हमेशा फर्स्ट आरए बिल, अब फाइनल बिल मान लो 30th आरए एंड फाइनल बिल। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई फाइनल पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो आप आरए बिल से ही पेमेंट करते हैं, अलग से आपको कुछ और लाने की जरूरत नहीं होती है। इंटरमीडिएट पेमेंट बिल्कुल सही बात है कि जब आप ऑन अकाउंट और रनिंग अकाउंट के जितने पहले 30th आरए के पहले वाले जितने पेमेंट होते हैं सब इंटरमीडिएट पेमेंट कहलाते हैं। लेकिन इसमें से एक चीज और जोड़ देना होगा कि जब आप आरए बिल से पेमेंट करते हैं तो किसी ने फॉर्म 26 देखा है, हाँ या ना? मुझे बताइए, केवल हाँ या बोलिए ना। नहीं सर।
नहीं सर, नहीं देख। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फॉर्म नंबर 26 आपको जो बुक में लिखा हुआ थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज से, मैं आपको बताता हूँ। 3 पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या है, मैंने 3 पन्नों में है। पार्ट 1 है अप टू डेट वर्क डन एंड मेजर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन होना ही काफी नहीं है, एमबी में चढ़ाना भी जरूरी है। और जो एमबी में चढ़ गया है उसी को आप पेमेंट के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो पार्ट 1 हो गया अप टू डेट वर्क डन एंड मेजर्ड, और पार्ट 2 क्या हो गया, एडवांसेस। एडवांसेस में 3 तरह का एडवांस हमने आप लोग को बताया है। एक है एडवांस पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। दूसरा है सिक्योर्ड एडवांस, ठीक है, और तीसरा है मोबिलाइजेशन एडवांस। तीनों के बारे में अलग अलग नियम हैं, हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि एडवांस पेमेंट जो है वो वर्क डन है बट नॉट मेजर्ड। पार्ट 1 है वर्क डन एंड मेजर्ड, और एडवांस पेमेंट वर्क डन बट नॉट मेजर्ड। हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। किसी को नजर नहीं आ रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हेलो? नहीं सर, स्क्रीन हेलो तो हो रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है ना? सर मैडम मुझे नहीं दिख रहा है अभी भी। मैडम आप एग्जिट करके फिर से एंट्री कीजिए। ओके ठीक है सर, मुझे भी नहीं दिख रहा है, मैं भी एग्जिट करके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो अप टू डेट वर्क डन एंड मेजर्ड हो गया, ठीक है। एडवांस पेमेंट में पहला है एडवांस पेमेंट, जो कि है वर्क डन बट नॉट मेजर्ड। सिक्योर्ड एडवांस जो है वो है मटेरियल ब्रॉट एट साइट, और मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो है मोबिलाइजिंग ऑफ हेवी मशीनरी एट द साइट, ठीक है। इन 3 केसेस में एडवांस पेमेंट जो होता है वो आरए बिल के पार्ट 2 में दिया जाता है। और ये जो आरए बिल के पार्ट 2 में आपने एडवांसेस देखे हैं, इन्हीं एडवांसेस को सिक्योर्ड ना इंटरमीडिएट पेमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन लोगों को? हेलो? इंटरमीडिएट पेमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सर। यस ये सर। सब जो पेमेंट है सब रिकवरेबल होता है, यानी कि आपको रिकवरी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, इससे आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 25 देखेंगे। फाइनल पेमेंट मीन द लास्ट पेमेंट ऑन रनिंग अकाउंट, आरए बिल के ऊपर में लास्ट पेमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंप्लीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल पेमेंट जब भी होता है फुल सेटलमेंट में होता है। 30th इंटरमीडिएट पेमेंट को देख लेते हैं। Is a term applied to a disbursement of any kind on a running account not being the final payment. इंटरमीडिएट पेमेंट सिंपल है कि रनिंग अकाउंट पे ही होगा, पर ये फाइनल पेमेंट नहीं है। इट इंक्लूडेड एज एडवांस पेमेंट, जिसको यहाँ मैंने लिखा है वर्क डन बट नॉट मेजर्ड। सिक्योर्ड एडवांस जो मैंने यहाँ लिखा है मटेरियल ब्रॉट एट साइट, एंड ऑन अकाउंट पेमेंट जो कि बाकी सब है। मोबिलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो होता है ना वो अमूमन लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज ये इंटरेस्ट बेयरिंग होता है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए अमूमन लोग इसको नहीं लेते हैं। इतना बहुत पॉपुलर है एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस, ठीक है। तो हमने 30th देख लिया। अब हम लोग 40 पे आते हैं। 40 क्या था? ऑन अकाउंट पेमेंट मीन्स पेमेंट मेड ऑन अ रनिंग अकाउंट, सिंपल, वो भी आरए बिल पे होता है। टू अ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन और सप्लाई मेड बाय हिम एंड ड्यूली मेजर्ड, और उसको ड्यूली मेजर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पार्ट 1 में तो लिखा हुआ है अप टू डेट वर्क डन एंड मेजर्ड, सिंपल। तो ऑन अकाउंट पेमेंट भी आरए बिल पे हो रहा है, जो कि फाइनल पेमेंट नहीं, मेजर करना पड़ रहा है। सच पेमेंट मे और मे नॉट बी फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द वर्क और सप्लाई, सिंपल, मैंने आपको बताया अगर फुल वैल्यू और सप्लाई के लिए पेमेंट कर ही देंगे तो फाइनल पेमेंट नहीं हो जाएगा क्या? तो 40 में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट हम लोग आते हैं 50 में, रनिंग अकाउंट। इधर टर्म अप्लाइड टू द अकाउंट विद द कॉन्ट्रैक्टर व्हेन पेमेंट फॉर वर्क और सप्लाई मेड और टू हिम एट कन्वीनिएंट इंटरवल सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑन द कंप्लीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये कन्वीनिएंट इंटरवल जो है, जब आप चैप्टर 10 खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ये कन्वीनिएंट इंटरवल जो होता है कम से कम 1 महीना होना चाहिए, लेकिन 1 महीने से पहले भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को मैंने अभी तुरंत डिफाइन नहीं किया है। तो आई होप पॉइंट नंबर 25, 30, 40 और 50 में जो भी कुछ लिखा हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आया समझ में, बताइए। जी सर। नहीं आया है, मैंने की छोड़ दिया। क्या छोड़ा बताऊं? आरए बिल के बारे में मैंने बताया कि 3 पार्ट में है, बताया था ना। हेलो, तो ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1 था वर्क डन एंड मेथड। बताया है, तीसरा पार्ट अभी नहीं बताया था सर। हाँ, वर्क डन एंड 2 पार्ट बताए थे। अच्छा, फॉर्म 26 का बताया था। हाँ ठीक है, ये होगा वर्क डन एंड मेथड, ठीक है ना। इसका जो पार्ट 2 हो गया वो एडवांसेस हो गया, ठीक है। और जो पार्ट 3 है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट है ना। इसी में आपको रिकवरी देना होता है, दिखाना होता है, सॉरी। इसमें आपको क्या दिखाना होता है? टीडीएस का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, एसडी का। माने इसमें एक्चुअल में 3 चीजें हैं। पहला है रिकवरीज, ठीक है। और रिकवरीज है, रिकवरीज में बहुत सा रिकवरी होता है। टीडीएस का रिकवरी होता है, लेबर सेस का रिकवरी होता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिकवरी होता है, बहुत सारी रिकवरीज होती है। और दूसरा है ए रिकवरी, बी चेक फिगर, चेक फिगर, ठीक है। और सी ए प्लस बी टोटल वैल्यू ऑफ बिल। मतलब कि आप इसको क्यों लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ बिल? इसलिए लिखते हैं कि आपको जो मेजर हेड में लिखाएगा ना वो सी लिखाएगा, ए और बी नहीं। ए तो अपने कंसर्न रिसीट हेड में चला जाएगा, बी जो है वो चेक फिगर होने की वजह से 8782 में जाएगा, टीडीएस 8658 में जाएगा, लेबर से 0230 में जाएगा, एसडी जो है 8443 में जाएगा, पार्ट 2 में, है ना। तो फिर आपका जो चेक फिगर 8782 में जाएगा। लेकिन टोटल मान लीजिए कि आप रोड बना रहे हैं, रोड का जो हेड है 3054, तो 3054 जो होगा वो सी पॉइंट होगा, मतलब टोटल ग्रॉस फिगर जिसको बोलते हैं। चेक का जो हो वो नेट फिगर, ठीक है। और जो सी हो गया वो ग्रॉस फिगर हो गया। तो ये है आरए बिल का टोटल, जो अभी आप लोग को मैंने समझाया। पार्ट 1 वर्क डन एंड मेजर्ड, ड्यूली मेजर्ड इसको लिखा गया है, 2 एडवांसेस और 3 मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। क्लियर है आप लोग को? हाँ या ना नहीं बोलने का कसम खाई हुई क्या? क्लियर सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ बोलिए। बढ़ सकते हैं सर। चलिए, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सिंपल है, बजट एंड अकाउंट्स इंक्लूडिंग इंटरनल फाइनेंस ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का नहीं है, हर एक मिनिस्ट्री में होता है। और मजेदार मैं बात बताऊं आपको, कल मैंने आप लोग को बात बतलाई थी, याद कीजिए आप लोग, कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बतलाया था, आया ना? यस सर। कौन? हाँ सर, बताया था सर। अथॉरिटी अपने ही डिपार्टमेंट का ऑफिसर, सेक्रेटरी होता है, अपना डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और एक सीसीए बताया था, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। ये कौन होता है? ये सर सीजीए का आदमी होता है, ऐसा बताया था आपने। बिल्कुल बताया था, सही बताया था। इसमें क्या होता है ना कि सीजीए का आदमी जो होता है इससे डिमांड करता है, ला भाई अकाउंट दो। तो ये तो सेक्रेटरी है, ये तो अकाउंट्स का आदमी है नहीं, है कि नहीं? तो इसके नीचे में जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी डिविजन्स हैं इस डिपार्टमेंट के नीचे में, तो इस सीसीए ने डिमांड कर दिया कि भैया अकाउंट सबको बोलो, तुम्हारा अकाउंट जो है, तुम्हारा जो डिवीजन है, मेरा पावर को टाइम पे अकाउंट नहीं दे रहा है। तो इसके पास में क्या एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, समझे कि नहीं? किसका है वो? इसका आदमी है, इसका आदमी नहीं है, इसका आदमी तो पाओ है, समझे? ये फाइनेंशियल एडवाइजर इसका आदमी है। हर एक मिनिस्ट्री में अपना एक आदमी होता है, समझे, जो कि उसके चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी को एडवाइज करने के लिए होता है। और वो एडवाइज करता है बहुत सारे मामलों में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में। अकाउंटिंग को अगर यहाँ से इंक्वायरी आ गई,
इसको आप सीसीए को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पीएजी स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, मान लीजिए इसके इक्विवेलेंट में पीएजी हुए ना और इसके इक्विवेलेंट में डीएजी हुए ना, तो डीएजी ने सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा, लिखते रहते हैं डीओ लेटर लिखते रहते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को डीओ लेटर लिखते रहते हैं। उसमें से लिखा गया है कि मान लीजिए कि इस वाले अकाउंटिंग मैटर में आपकी क्या राय है। अब ये राय कैसे देंगे, इनको राय चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेंगे फिर ये डिसीजन लेंगे, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। गवर्नमेंट सिंपल ग्रांट का मतलब प्रोविजन ऑफ फंड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रांट की बात होती है ना तो वो हमेशा प्रोविजन ऑफ फंड जो होता है, लेकिन यूं ही नहीं, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ग्रांट ये सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि सीपीडब्ल्यूडी के मामले में पड़ रहा है, स्टेट पीडब्ल्यूडी के मामले में अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट नहीं होगा, अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ना प्रोविजन ऑफ फंड, नॉट अप्रोप्रिएशन, प्रोविजन ऑफ फंड, ठीक है, और अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, है ना। हेलो जी सर। ये आपका आगे इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट, यहां से हम लोग आ जाएंगे। इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट, इशू रेट और बहुत सारी चीजें हैं जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है, हम लोग उसको यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। जो चैप्टर 7 में आप लोग को पढ़ने में मिलेगा और आप लोग को उसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और चैप्टर 7 आप लोग कभी भी किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो हम लोग पॉइंट किसको किसको देख रहे हैं, 29 एक साथ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंक्लूसिव रेट नंबर 31 इशू रेट। देखिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं, जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना तो जो भी चीज एक साथ रिलेट करती है आप उसको हमेशा एक साथ लिखिए और एक साथ ही पढ़िए, तभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक 37 मार्केट रेट, और ये सब का सब जैसे आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 7 से मिला सकते हैं। रेट ऑफ कॉस्ट, और ये जो नंबर है चैप्टर 2 में आपका आइटम नंबर है, ठीक है। 55 स्टोरेज, $59 सुपरविजन चार्ज, ये सब एक साथ पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, अब कुछ नहीं है तो हम लोग 29 से इसको देखना शुरू करेंगे। इतना सारा 1 2 3 4 5 6 ये सब का सब आपको चैप्टर नंबर 7 मिलेगा। कहाँ मिलेगा, चैप्टर 7 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये चैप्टर 7 भी और ये सब आइटम्स भी, इसलिए इससे कितने ही सवाल पूछे जाते हैं, इनको कभी भी छोड़ना नहीं है। क्या मेरा स्क्रीन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिखाई पड़ रहा है सर। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना, ये वाला ना भी लिखिएगा तो ये वाला जरूर लिख लीजिए, कोरिलेटिव है, ठीक है। शुरू करें? यस सर। चलिए देखते हैं। इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट मीन द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एंटायर वर्क relating to a subhead including the cost of material if recorded separately in account। ये आपको यहाँ पे स्टॉक चैप्टर में लिखने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, इसलिए कि स्टॉक जो होता है ना वो 4 हिस्से में होता है स्टॉक, ठीक है। सॉरी, स्टोर 4 हिस्से में है, स्टोर चैप्टर का नाम है स्टोर, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, स्टोर, है ना। और ये 4 हिस्से में है, पहला है स्टॉक, ठीक है, और दूसरा क्या है, टूल्स एंड प्लांट्स, T&P, है ना। तीसरा है मटेरियल ना, तीसरा रोड मेटल,
ठीक है, और चौथा है मटेरियल ब्रॉट एट साइट। ठीक है, मटेरियल सिंपल समझिए ना। ठीक है, अभी आप देखिए जो चौथा वाला है ना, इसको चैप्टर 10.3 में प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नहीं है, ये चौथा वाला। और इसी को जो 10.3 में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि कई बार मटेरियल जो है डिवीजन अपने पास से सप्लाई करती है वर्क को, यानी कि टेंडर में उसको नहीं लिखा रहता है। ऐसी स्थिति में जब डिवीजन अपने पास से मटेरियल, अपने स्टोर से मटेरियल सप्लाई करती है कॉन्ट्रैक्टर को, उस समय ये इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट वहां पे लिया जाता है। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि आज किसी भी डिवीजन के पास में अमूमन अपना स्टोर नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में डिवीजन को सप्लाई करने का कोई लॉजिक या तुक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो क्योंकि प्रैक्टिकल को जानेंगे नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अपने बुक में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो ये जो मटेरियल वाला पोर्शन जब 10.3 में आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर ये पाएंगे कि दो केस बनता है। एक होता है आइटम इश्यूड टू वर्क और आइटम इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, आइटम इश्यूड टू वर्क होता है, उसमें पहले तो देखते हैं आइटम इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर से हमने पूरा का पूरा काम प्लस मटेरियल सबका अग्रीमेंट किया है, और उसमें से हमको, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसको कुछ मटेरियल भी सप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने कॉन्ट्रैक्टर उस काम में अपने खर्चे से मटेरियल लाएगा। मान लीजिए कि मटेरियल की कीमत 100 रुपए है, तो 90 रुपए का मटेरियल वो लाएगा और 10 रुपए का मटेरियल हम देंगे। ये तो पहला केस हुआ जब आइटम इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर हुआ। ठीक है, और दूसरा केस क्या हुआ कि जब वो केवल और केवल मजदूर सप्लाई करेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ, और सारा का सारा मटेरियल हम देंगे, वो हो गया आइटम इश्यूड टू वर्क। ठीक है, इस केस में जब आइटम इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर होता है, हम अपना मटेरियल देते हैं, चाहे वो कीमत 10 रुपए का हो, हम लोग उसको जोड़ देते हैं और उसी को कहते हैं इंक्लूसिव रेट। माने जो काम का रेट हुआ, काम का जो कुल कीमत है, मान लीजिए काम है 1 लाख का और हमने 10,000 रुपए का अपना मटेरियल दिया, तो वो 1,10,000 कंसीडर होगा, 1 लाख कंसीडर नहीं होगा। यहीं पे कहने की कोशिश की जा रही है। 31 इशू रेट। ठीक है, 31 को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहा गया है। इशू रेट, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। इशू रेट में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इशू रेट में जो जो इंक्लूड होगा वो क्या क्या है, हैंडलिंग चार्ज, स्टोरेज चार्ज, कैरेज, इंसिडेंटल चार्ज, ये सब इंक्लूड होगा। सुपरविजन चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्या इंक्लूड होगा, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंसिडेंटल, कैरेज। ठीक है, कभी भी सुपरविजन मत लिखिए, इश्यू रेट में सुपरविजन चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को घोर के पी लेने जैसा है। HSIC होगा, ठीक है, SUP नहीं होगा, सुपरविजन नहीं होगा इश्यू रेट में। मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट को भी चैप्टर 7 में डिफाइन किया गया है। इश्यू रेट, जब आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हैं उस समय आपको मार्केट रेट का जायजा ले लेना चाहिए। और मान लीजिए कि इशू रेट जो है उससे मार्केट रेट बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति में आपका जो इशू रेट है वो मार्केट रेट के नजदीक आना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि आप जब कोई मटेरियल वर्क को इशू कर रहे हैं, उस समय उसकी कीमत 110 रुपए है आपके इशू रेट के हिसाब से, और मार्केट में जब आप देखने जा रहे हैं कोई सीमेंट की बोरी है जो 210 रुपए की आपके पास में अवेलेबल है, इशू रेट में सब कुछ इंक्लूड करने के बाद भी वो 210 की पड़ रही है, और मार्केट में वो 295 की है, मतलब वही मटेरियल, तो आप 210 में इशू नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैप्टर 7 में बहुत डिफाइन किया गया है कि मार्केट रेट क्या होता है। मार्केट रेट दरअसल आपको लोकल मार्केट का जायजा लेना पड़ता है। इसके लिए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और जो हायर अथॉरिटी है टाइम टू टाइम अपना देखते रहते हैं। 37 में हम इसको एक बार देख लेते हैं। मार्केट रेट क्या है, used in respect of an article borne on the stock account of a division. This term indicate the cost per unit at which the article or an article of similar description can be procured at a given time from the public market suitable to the division for obtaining supply thereof. This cost should be inclusive of carriage and incidental charges and may even include a reasonable provision of wastage and depreciation. तो मार्केट रेट जो होता है ना उसमें कैरेज और इंसिडेंटल तो होता ही है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों तो होता ही है इसमें, इंसिडेंटल
प्लस कैरेज और माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। पर सवाल है किसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगा? ये जो आपका आइटम इशू रेट से जो आप निकालने वाले थे ना, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगा। यानी कि जब आप किसी भी चीज का मार्केट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपके पास स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसका मार्केट वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो भाई समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ कोई नया आइटम अगर मार्केट में आएगा तो अधिक कीमत का आएगा ना। आपका जो आइटम पुराना है उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद में आप मार्केट रेशियोज को कंपेयर कर पाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि आपका जो रेट है वो मार्केट रेट से कितना दूरी पे खड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मार्केट में मान लीजिए कोई नया माल है जो 290 का मिल रहा है, ठीक, तो आपको आपका जो आइटम है वो 290 सीधे खड़ा नहीं हो जाएगा। आपका आइटम 1 साल पुराना है तो आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन घटा करके 290 से उतना कम रेट आपका रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका एक्चुअल रेट निकल पाएगा। तो ये मार्केट रेट हुआ। 47 रेट ऑफ कॉस्ट। 47 देखते हैं। रेट ऑफ कॉस्ट मीन जनरली सर, हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कोई आइटम है प्लांट एंड मशीनरी में, तो हमने पढ़ा है सिविल अकाउंट्स में कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वहाँ पे, है ना, हर साल। ठीक है। और रिटन डाउन मेथड से और स्ट्रेट लाइन मेथड से। बट यहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन का सर, नॉर्मली सीमेंट और अपना छड़ वगैरह रखते हैं ना सर स्टॉक में, है ना? तो छड़ का डेप्रिसिएशन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? डेप्रिसिएशन होता है, क्यों? डेफिनेटली होगा। वो तो वियर जंग लगती है, उसका कुछ वियर एंड टियर नहीं हुआ ना? नहीं, छड़ में जंग लगती है। अच्छा, उसकी वजह से बिल्कुल, हाँ, डेप्रिसिएशन होना है। सीमेंट का डेप्रिसिएशन होगा, समय बीतने के साथ उसका एक्सपायरी डेट नजदीक आने लग जाता है, तो एक कुछ परसेंटेज बेसिस पे होगा, है ना? हाँ, जो भी हो उसका हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछा जाएगा, और हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है? यस सर। रेट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ कॉस्ट कहाँ पे है? 47 में, है ना? देखिए, रेट ऑफ कॉस्ट मीन जनरली द टोटल कॉस्ट ऑफ अ वर्क और सप्लाई डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी। सिंपल। रेट ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि टोटल बाय इस क्वांटिटी। मान लीजिए कि हमने टोटल 100 पेन सप्लाई कर दिए हैं जिसका 10,000 रुपये कीमत रख दिया है, तो एक पेन का 100 रुपया कीमत होगा। बहुत आसानी सी बात है। तो ये है रेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है? यस सर। रिकॉर्डेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से आपको लिखा हुआ मिले। अब आते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज 55। स्टोरेज में चार्जेस मींस एक्सपेंडिचर इंकर्ड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ अ स्टोर। स्टोर जब आप लेके आते हैं अपने स्टोर में, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड ऑन हैंडलिंग एंड कीपिंग इनिशियल अकाउंट, द कस्टडी ऑफ स्टॉक एंड द मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर, गोडाउन और यार्ड एटसेट्रा, एंड आर एडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस टू द इशू डेट। इशू डेट में स्टोरेज का ये सब जो खर्च है वो सब ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? हेलो यस सर। देखिए, यस सर। पहले इशू डेट देखिए। इशू में स्टोरेज है ना, इस स्टोरेज का डेफिनेशन है स्टोरेज में क्या क्या है। अब समझ में आया? ये जो स्टोरेज है, यस सर, ये वाला है। ये वाला स्टोरेज में क्या क्या है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का जो सैलरी है वो है ना, और हैंडलिंग भी इसी में जुड़ा हुआ है। कीपिंग इनिशियल अकाउंट, कस्टडी ऑफ स्टॉक। कस्टडी ऑफ स्टॉक के लिए आपको कुछ स्टाफ रखने होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टोर, गोडाउन और यार्ड, उन सब के लिए जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा कोई स्टाफ अपने एम्प्लॉय किया है। तो इसमें केवल WCE के स्टाफ ही एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, दूसरे स्टाफ भी एम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है? तो जो भी स्टाफ एम्प्लॉयड रहता है उसकी तनख्वाह विनख्वाह सब आपको स्टोरेज में काउंट की जाती है, एडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। और ये जो होता है स्टोरेज, परसेंटेज बेसिस पे काउंट किया जाता है ऑन टू द इशू रेट। ठीक है? अब हम आते हैं 59 पे, सुपरविजन चार्ज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सुपरविजन चार्ज को देखा नहीं, हम लोगों ने इसको एक्सक्लूड करके रखा है। द टर्म इज ऑर्डिनरली अप्लाइड टू द चार्जेस व्हिच आर लेविड in addition to book value in respect of stock material sold or transferred and are intended to cover such item of the expenditure incurred on the store and do not enter their book value। C55 मतलब स्टोरेज। देखिए, सुपरविजन चार्जेस के बारे में जो मैंने चैप्टर 7 में पढ़ा है,
वो ये है कि जब आप अपने डिवीजन के लिए, आई एम टेलिंग अगेन, जब आप अपने डिवीजन के लिए कोई काम करवा रहे हैं तो वहां पे आप सुपरविजन चार्ज इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे डिवीजन के लिए, दूसरे ऑफिस के लिए कोई काम करवा रहे हैं जो कि आपका डिपॉजिट का काम है, और वहां पे आप अपने स्टोर से कोई मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपको सुपरविजन चार्ज लगाना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? सुपरविजन चार्ज का क्या डिफरेंस है? देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं घर बनवा रहा हूँ, तो क्या मैं अपने घर में, जो मैं अपने घर को बनवा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या अपनी फीस चार्ज करूंगा? नहीं समझ में आया? देखिए नहीं सर। इंजीनियर जो है लेआउट प्लान करवाइए आप, समझे, एक विजिट का 1000 रुपया लेगा और जितने विजिट करेगा उतने हजार रुपए लेगा। तो मान लीजिए कि आपने घर बनवाया और 5 विजिट करवाए, ठीक है, तो 5 विजिट का उसने 5000 रुपए जोड़ दिए, इसी को कहते हैं सुपरविजन चार्ज, मान लीजिए, ठीक है। ये इंजीनियर ने चार्ज किया आपसे। यही इंजीनियर जब अपना खुद का घर बनावेगा तो उसमें बाकी सारे खर्चे इंक्लूड करेगा, पर ये 5000 रुपए इंक्लूड नहीं कर पाएगा। मैंने खुद अपने घर का सुपरविजन किया, तो क्या मैं अपने घर को सुपरविजन चार्ज इंक्लूड करता हूँ? जवाब है नहीं, नहीं सर, है ना। तो यही सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज का मतलब, मैं हूँ सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस, मेरे पास मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, मेरा जब अपना काम हो रहा है तब मैं अपने काम के लिए तनख्वाह तो मुझे मिल रही है ना, तो मैं सुपरविजन चार्ज अपने काम में इंक्लूड नहीं करता हूँ, जो अपना अकाउंट में एजी ऑफिस को भेजता हूँ। लेकिन जब किसी दूसरे ऑफिस का मेरे पास में आता है तो वर्क के अगेंस्ट में सुपरविजन चार्ज नहीं होता है, इशू ऑफ मटेरियल के अगेंस्ट में होता है कि जब मैं मटेरियल इशू कर रहा हूँ तो मैंने अपने मटेरियल को, जो कि अपने स्टोर में या स्टॉक में रखा हुआ था, उसके लिए जो चार्ज ऐड किया था उसमें से इशू रेट का तो किया था, मार्केट रेट का तो किया था, पर सुपरविजन चार्ज ऐड नहीं किया था। पर मेरा मटेरियल जब आप कंज्यूम करेंगे तो मैं उसमें सुपरविजन चार्ज भी इंक्लूड करूंगा। मामला समझ गए? यस सर, यस सर। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और जो भी पोर्शन बच गया है हम लोग उसको कल के वीडियो में कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। अच्छा एक बात मुझे और कहनी है